Hello students, welcome to our exam week. My name is Vineet and today we are going to practice for SSC CGL Tier 2 exam. आज के वीडियो में हम लोग जीए और इंग्लिश के सेक्शन को साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे बाद अमित सर यहाँ पे आएंगे और आपको जीए की प्रैक्टिस कराएंगे। तो गाइस, उम्मीद है आप लोग तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम में टीयर 2 में इंग्लिश का लेवल जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। तो अगर आप इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मिक्स्ड बैग क्वेश्चन से। ये कुछ ग्रामर के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सबसे शुरू में। हु वॉज द फर्स्ट to declare that the earth is round? तो इसमें आपको देखना है कि क्या ये पार्ट सही है और आपको रिप्लेसमेंट ढूंढना है। Who was the first? तो इस सेंटेंस ये जो है who was the first to declare, ये पास्ट टेंस में है that the earth is round। क्योंकि ये पास्ट में है, नॉर्मली जब कोई सेंटेंस में एक टेंस शुरू होता है तो वही टेंस चलता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि जब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ इज राउंड तो ये एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, क्योंकि अर्थ तो पहले भी राउंड था और अब भी राउंड है। तो जब भी कैसे ऐसे किसी हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं तो उसका टेंस अपने आप में बदलता नहीं है। तो ये जो है एन अर्थ तो पहली बात हो नहीं सकता, अर्थ के साथ हम एन नहीं लगा सकते क्योंकि अर्थ हमारा है, तो ये गलत हो गया। द अर्थ वर राउंड, अर्थ के साथ हम लोग वर नहीं लगा सकते जो कि एक प्लूरल है। एन अर्थ का कोई मतलब नहीं होता। तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं तो हम लोग टेंस को नहीं बदलते। जैसा हम कह सकते हैं माई टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो honesty is the best policy, honesty was the best policy and this is a fact, so the tense does not change। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी की जो एग्जाम में इन द सीजीएल पेपर you get lot many questions not only on other rules of grammar but there are many questions based on active passive voice and direct indirect reported speech। तो ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। इसका जो है ये रिपोर्टेड स्पीच में है, आपको डायरेक्ट फॉर्म बताना है। तो इसमें जो वर्ड है ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर किया। व्हाई डोंट वी अरेस्ट, द ऑफिसर सेड व्हाई डोंट वी अरेस्ट। तो ये पोलाइट हो गया, तो ये ऑर्डर वाली बात नहीं आई क्योंकि ये इसे पूछ रहे हैं, तो ये गलत है, आपको एलिमिनेट करना है। द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, तो हाँ ये सही लगता है, अरेस्ट द फेलो उन्होंने ऑर्डर किया। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड द फेलो मे बी अरेस्टेड, तो मे बी में तो जो है बात पक्की नहीं, ये भी एक पोलाइटनेस आ गया और उन्होंने रिक्वेस्ट तो किया ही नहीं। ठीक है, अब क्या है यहां पे, क्या आना चाहिए? द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम। क्या उन्होंने फेलो से कहा? उन्होंने फेलो से नहीं कहा। तो देखो कई बार हम लोग जल्दीबाजी में चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं व्हाई डोंट वी अरेस्ट द फेलो, ऑर्डर द फेलो टू बी अरेस्टेड। तो इसमें कौन सा आना चाहिए? क्या ऑफिसर ने जो है उस व्यक्ति से कहा सेड टू द फेलो टू बी अरेस्टेड? तो ऑफिसर ने क्या कहा? ऑफिसर ने कहा कि इस बंदे को अरेस्ट करो, उसने उस बंदे से नहीं कहा, तो इसलिए ये सही नहीं है। इसका आंसर है द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो। आगे बढ़ते हैं। इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। अब ऐसा सेंटेंस में हम बात करें कि अगर बस ब्रोकन डाउन का मतलब है कि अगर बस खराब नहीं हुई होती तो हम लोग घर में पहुंच गए होते। तो ऐसा कोई सेंटेंस, इस सेंटेंस में उस सिचुएशन की बात है जो कि नहीं हो पाई। हम केवल इमेजिन कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, इम्पॉसिबल इसका आउटकम रहा, इम्पॉसिबल रिजल्ट रहा। तो ऐसे
जब भी सेंटेंस होते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, हैड या हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैड या अगर नॉट है तो नेगेटिव है तो प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, और जो दूसरा क्लॉज है मेन क्लॉज उसमें वुड या मोडल वर्ब प्लस हैव और बीन लगता है। तो इसका आंसर ये है, वी वुड हैव बीन एट होम नाउ। तो ये जो है एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा दिखता है, वी वुड, लेकिन वुड यहां पे पास में, वी वुड हैव बीन एट होम, तो हम अपने घर में पहुंच गए होते। तो इस प्रकार हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं पास्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन वी वुड हैव बीन एट होम नाउ। अगला क्वेश्चन है, बाय माय ओपिनियन इट इज बेटर टू कैंसिल द ट्रिप ड्यूरिंग दिस मॉनसून। इसका मतलब मेरे विचार में, बाय माय ओपिनियन, क्या ये सही है? हम लोग कई बार बोलते हैं या लिखते हैं तो हम लोग इस बात का, ग्रामर का हम लोग उसकी परवाह नहीं करते। तो कभी कभी अगर आप रीडिंग करते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको मालूम चलेगा कि राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या है, कौन सा प्रेपोजिशन कहां पे यूज करना है। तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए जब भी आप पढ़ते हो या प्रैक्टिस करते हो कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो क्या यहाँ पे फ्रॉम माई ओपिनियन तो नहीं होता है, बाई माइन ओपिनियन तो बिल्कुल नहीं होता है, तो क्या होता है? हमेशा होता है इन माई ओपिनियन, जो कि सही आंसर है। ओके गाइस, अगला सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, घबराना नहीं है बड़े सेंटेंस को, आपको ग्रामर के रूल को अप्लाई करना है और आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही स्कोरिंग होता है इंग्लिश सेक्शन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इंडिया एंड भूटान साइन 10 MOUs। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, एविएशन, पावर एंड एजुकेशन। हमें करना क्या है? हमें इसका पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस में ढूंढना है। जब आप पैसिव वॉइस में बनाते हो तो सब्जेक्ट और वर्ब का पोजीशन बदल जाता है, और सेम जो है, जो सेम टेंस है वो पैसिव फॉर्म में जो है उसका पास्ट फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, टेंस अपने आप में नहीं चेंज होता है, लेकिन टेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। ठीक है, और आप जो है आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो इंडिया एंड जापान, तो हमें सबसे पहले वर्ब को स्पॉट करना है, साइंड। तो ये क्या है? इंडिया एंड भूटान साइंड, ये है वर्ब। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? ये है सिंपल पास्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए? हैव बीन साइंड। देखो हैव बीन साइंड जो है वो परफेक्ट बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये तो यहां पे परफेक्ट टेंस तो है नहीं, ये तो सिंपल पास्ट है, तो ये आंसर सही नहीं है। 10 MOUs इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, एविएशन, पावर एंड एजुकेशन, ये फ्यूचर में चला गया तो हमने टेंस चेंज कर दिया। 10 MOUs in the field of space research, aviation, power and education were signed। तो आप देख रहे हो कि ये जो है, जब आप पास्ट टेंस का आप पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है, जो कि ये है। ठीक है, थर्ड चॉइस। 10 MOUs in the field of space research, aviation, power and education are being। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, जो कि गलत है ऑब्वियसली। ठीक है, अगला सेंटेंस कुछ हम लोग वोकैब के क्वेश्चंस लेते हैं। सिनोनिम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परसिस्ट? परसिस्ट का मतलब क्या होता है? तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक सेंटेंस बना के सोचना चाहिए कि कौन सा वर्ड हो सकता है। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? द प्रॉब्लम परसिस्ट्स इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट फॉर लॉन्ग। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, सीज का मतलब भी स्टॉप होता है, फॉरगेट का मतलब आप जानते हैं, इसका आंसर है कंटिन्यू। अगला सेंटेंस, इसमें कई बार स्पेलिंग के भी टेस्ट आपका लिया जाता है। किसकी स्पेलिंग गलत है? लेटरल की सही है, लेटर की सही है, लैटिट्यूड की सही है, तो ये सही आंसर नहीं। लेथार्जी की स्पेलिंग, लेथार्जी का मतलब क्या होता है? सुस्ती या आलस, लेथार्जी।
LE होना चाहिए यहां पे ए की जगह। कोजेंट, जब भी आप ऐसे लिखते हैं, बातें करते हैं, तो आपको यू हैव टू बी कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है पावरफुल एंड कन्विंसिंग। वीक नहीं होता, इनइफेक्टिव ऑपोजिट हो गया, ठीक है। वो बिल्कुल इफेक्टिव होता है। और पैथेटिक का मतलब होता है पुअर, वेरी पुअर, होपलेस। अब हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन से आपका जो वोकैब है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपका टेस्ट किया जाता है। तो दिस ऑफुल ट्रैफिक, ऑफुल का मतलब क्या होता है? बैड। वो आपको हमेशा ऐसे वर्ड लिखने चाहिए। ऑफुल ट्रैफिक इज गोइंग टू डैश अ ट्रिप टू द बीच। तो अगर ट्रैफिक बुरी होगी, खराब होगी, तो आपका ट्रिप क्या होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा? ये एक नेगेटिव वर्ड है। और आपको जो कीवर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं और आपको कनेक्टर वर्ड देखने हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो? बुरा होगा। हैम्पर का मतलब होता है स्पॉइल। डंप का मतलब होता है फेंक देना, टू थ्रो अवे। हैम्पर्ड इसका पास्ट फॉर्म है, सेम, स्पॉइल्ड हो गया, ठीक है। अब टू के बाद आपको मालूम है हैम्पर और हैम्पर्ड स्पॉइल ही होगा। अगर आपका ट्रैफिक बहुत ही बेकार है, आप फंस गए कई घंटों के जाम में, तो आप कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आप ट्रिप में जा रहे हैं, मजे करने बीच में जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? लेकिन ग्रामर तो सही होना चाहिए कि नहीं? तो स्पॉइल होगा या स्पॉइल्ड होगा? गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है V1 का, तो यहां पे आना चाहिए हैम्पर, हैम्पर, स्पॉइल। तो ये इसका आंसर होगा, राइट। अगला सेंटेंस है, सिंस द पुलिस विल नॉट हेल्प हर। पुलिस तो हेल्प करेगी। हेलेन इज गोइंग टू एब्डक्ट हर डॉटर फ्रॉम द डैश कल्ट। अब जो है ये जो है परेशान है हेलेन। पुलिस भी बोली, पुलिस भी जो है रिश्वत मांग रही है, हेल्प करने को तैयार नहीं है, वो बहुत परेशान है, उनकी बेटी फंस गई है। किस तरह का कल्ट होगा? लेकिन वो अपनी बेटी को किसी तरह छुड़ा लेंगी, एब्डक्ट भी कर लेंगी। वो किस तरह से, कौन अपनी बेटी को किस तरह के उसे छुड़ा? प्रोविंशियल का मतलब होता है रीजनल। कल्चरल का मतलब अगर कल्चरल होगा तो कोई क्यों छुड़ाना चाहेगा? वो तो अच्छी बात है। नॉर्मली कोई क्यों छुड़ाना चाहेगा? कोई माँ क्यों छुड़ाना चाहेगी? तो ये नहीं है। कलिनरी का मतलब होता है कुकिंग रिलेटेड, कुकिंग से संबंधित, ठीक है। तो नेचुरली वो होगा हार्मफुल कल्ट। तो हार्मफुल इसका आंसर होना चाहिए। कल्ट का मतलब आप जानते हैं, एक ग्रुप जो एक फॉलो करता है। अ कल्ट इज ए ग्रुप विच फॉलोज ए पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम। जैसे रिलीजियस कल्ट होते हैं, जैसे समुदाय या संप्रदाय आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो शी इज डैश वेल राउंडेड, राशि इज डेफिनेटली अ मच स्ट्रॉन्गर रीडर देन शी इज अ मैथमेटिशियन। तो अब यहां पे दो क्वालिटी सेम पसंद की है। वो एक मैथमेटिशियन अच्छी है, और वेल राउंडेड का मतलब होता है बैलेंस्ड, गुड एट ऑल द थिंग्स। तो हम किस प्रकार की क्वालिटी की बात कर रहे हैं? कोई बंदा पढ़ने में अच्छा है, रीडर है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो हम क्या उनके फिजिकलिटी की बात करें, फिजिकल हेल्थ की बात करें, आउटलुक की बात करें? नहीं। क्या हम उनके एकेडमिक की बात करें? यस, तो वी कैन कीप इट। क्या यहां पे कोई पॉलिटिकल अप्रोच की बात है, उनके पॉलिटिकल स्टैंड की? नहीं। यहां पे केवल पढ़ाई से मतलब है, रीडर है, मैथमेटिशियन है। एकेडमिक, अब सवाल है कि एकेडमिक आएगा या एकेडमिकली आएगा? मिलते जुलते शब्द है, पार्ट ऑफ स्पीच का फर्क है। अब यहां पे वेल राउंडेड क्या है भाई? वेल राउंडेड कौन है? यह है एक एडजेक्टिव जो कि इनको डिस्क्राइब करता है, वेल राउंडेड। अब जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसको कहते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब की पहचान क्या होती है? बहुत सारे एडवर्ब जो है वो ly से खत्म होते हैं, ये भी पहचानने का तरीका है। तो यहां पे आएगा आंसर एकेडमिकली। अगला क्वेश्चन है, एक और फिल इन द ब्लैंक। सिंस द गोल इज ए टफ वन, यू विल नीड अ लॉट ऑफ डैश टू रीच। तो आपका जो लक्ष्य है भाई, टीयर 2 में हर कोई नहीं निकाल पाता, टीयर 1 हर कोई नहीं निकाल पाता, टीयर 2 फिर टीयर 3 और न जाने कितने टीयर हैं। लक्ष्य तो कठिन है, लेकिन आपको किस चीज की जरूरत है? जेलस, ईर्ष्या की, प्यास की, झील। झील का मतलब क्या होता है?
उत्साह, एंथुसियाज्म। लेकिन ये फिर झील, जीलस, भाई, रिश्तेदार आ गए। क्या आना चाहिए यहां पे कुछ है जी, लॉट ऑफ व्हाट। जो व्हाट वाला वर्ड होता है उसकी जगह आता है नाउन। तो जीलस जो है ये एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो यहां पे आना चाहिए जील, और जील से वर्ड है। सो उम्मीद है कि आप पूरे जोशो खरोश के साथ लगे हुए अपनी तैयारी में। अगला सेंटेंस, the hostages had been confined for so long that they couldn't dash with the outside world। तो किसी को, बंदे को हॉस्टेज बना दिया, किडनैप करके उनका रखा गया, बहुत समय तक उनको बंद रखा गया, तो क्या होगा? तो वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे बाहर की दुनिया के साथ? डैश विद, इसका प्रेपोजिशन है। रिएक्ट विद, रिएक्ट तो करेंगे, कम करेंगे, पर इतने समय के बाद क्या होगा? रिएक्ट विद नहीं होता, पहली बात। रिएक्ट टू होता है ना। फ्रेम विद कोई मतलब नहीं आता। सेटल विद नहीं होता, सेटल के साथ विद नहीं आता, कोप विद आता है। कोप, व्हेन यू कोप विद समथिंग यू एडजस्ट टू समथिंग। ओके, नेक्स्ट। जो व्यक्ति डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या कहते हैं? अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, वो क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, बिब्लियोफाइल या सेफोलॉजिस्ट। कार्टोग्राफर जो होता है मैप्स को बनाता है, कंपाइल करता है। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी को, बिब्लियोफाइल बुक लवर को बोलते हैं, और सेफोलॉजिस्ट जो होता है वोटिंग ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेक्सिकोग्राफर। गाइस हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज। अब सोचिए कि कोई ऐसी चीज हो, ऐसा कोई आपके पास हल हो कि कोई परेशानी, सारे परेशानी, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, एक रामबाण, अचूक रामबाण मिल जाए, तो उसको क्या कहिएगा? उसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, क्विक फिक्स। क्विक फिक्स तो जुगाड़ होता है, क्विक फिक्स तो बहुत क्विक फिक्स होता है, स्पॉट ये नहीं। मेडिकेशन का मतलब दवाई होता है, ठीक है। एंटीडोट जो होता है जहर को काटता है, इसके लिए शब्द होता है पेनेशिया। ध्यान रखना, वर्ड रूट्स याद रखना। पेन का मतलब होता है ऑल, तो पेनेशिया वो चीज होती है, पेनेशिया के लिए एक सिंपल वर्ड होता है क्यूर ऑल, यानी ये सब परेशानियों की, सभी मुश्किलों की, सभी बीमारियों की दवा होती है। तो अब आपको एक प्रकार से जीके के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको एक रामबाण हम देने वाले हैं, और यहां पे हमारे मुस्कुराते हुए बहुत बहुत डेडिकेटेड और कॉम्पिटेंट फैकल्टी है, अमित सर, हु इज गोना टेक ओवर, एंड वो आपको पेनेशिया देंगे जीए का। तो वेलकम अमित सर। तो आई होप इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन राइट टू अस, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सर। माइक ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस तो सर ने कराई अच्छी लगी होगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जनरल अवेयरनेस को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, आपके टीयर 2 के लिए यह सीरीज बहुत ही मतलब हेल्पफुल साबित होगी आपको, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है जनरल अवेयरनेस पहली बार इसमें आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं पता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं जिसके तहत आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको आंसर्स तो मैं बताऊंगा ही, साथ में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, बहुत डीप तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग हाँ जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको इसमें जरूर हम लोग करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड डिस्प्यूट किस किस कंट्री के बीच है? आप लोग सोच सकते हैं तो बेहद इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं केवल इसका आंसर ही नहीं, आपको इसके अंदर जाकर कुछ 2-4 चीजें बताना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस इजी ही रखे हैं मैंने, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जहां से आपके 2 से 4 क्वेश्चंस हर क्वेश्चन से सॉल्व
हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर की बात चल रही है। सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पे? आपके सामने इंडिया का मैप मैंने ला के रखा है। अगर आप हमारे भारत को देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं तो क्या आता है? हिमालय पर्वत आता है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत, जो कि 3 हिस्सों में है। ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 3 हिस्सों में हिमालय पर्वत, 1, 2 और 3। जो ये वाला हिमालय है, जो सबसे ऊपर की श्रेणी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं या हिमाद्री भी बोला जाता है। बीच वाले को मध्य हिमालय बोलते हैं और सबसे नीचे वाले को शिवालिक बोलते हैं। लेकिन आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा कि 4 हिमालयस होते हैं, तो चौथा कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, तो चौथा हिमालय कौन सा है? चौथा हिमालय बेसिकली इन तीनों से भी पुराना है। ये तो नए फॉर्म हुए टैक्सिस सागर की जगह पे, लेकिन इनसे पहले भी एक हिमालय है। अब वो हिमालय का नाम कैसे पड़ा? उसकी जो हाइट है वो इससे अब थोड़ा सा कम है। कहने का मतलब क्या है? जब आप इन तीनों हिमालयस को पार करेंगे तो आप इस पार पहुंच जाएंगे। जो इस पार जो पहाड़ है ना, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब होता है किसी भी चीज को पार करके उसके दूसरी साइड जाना। इसीलिए जो इस तरफ हिमालयस है, ये हिमाद्री से इनकी हाइट कम है। इनका ट्रांस हिमालयस नाम इसीलिए है क्योंकि हिमालय को पार करके आपको उस तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो ट्रांस हिमालय वाला रीजन है, यहीं पे हमारा आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है 2019 के बाद, तो ये दोनों के दोनों यूटीज हमारी आती हैं इस ट्रांस हिमालय रीजन में, यानी कि यहाँ पे लाई करती हैं। इस ट्रांस हिमालय रीजन में जो लद्दाख है, इसके ऊपर यहाँ पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है तो इस तरफ आपका पाकिस्तान आ जाएगा और इस तरफ हमारा इंडिया आ जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, किसको लेकर के? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के। ये जो हिस्सा है इसको पाकिस्तान बोलता है कि हमारा मतलब पीओके है यहाँ पे, ऑब्वियसली, जो कि 30% हिस्सा है। इस तरफ 10% हिस्सा है जो कि LAC है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चाइना के साथ विवादित है। तो 30% यहाँ, 10% यहाँ, बाकी बचा हुआ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है जो कि यहाँ पे स्थित है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस हिस्से में जो कि ट्रांस हिमालयाज है, यहाँ पे आपको तीन पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वह कौन कौन सी है? सबसे पहले यहाँ पे आएगी एक काराकोरम, जिसपे आपकी K2 स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यहाँ पे स्थित है। ये आप काराकोरम, फिर नीचे लद्दाख और नीचे जांस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर 3 श्रेणियां आपके ट्रांस हिमालयाज में आती हैं। इसके नीचे एक और है पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ पे है क्या? पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल आपके ट्रांस हिमालयाज में आती है। K2 जो कि काराकोरम में स्थित है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह पाकिस्तान के साथ विवादित है। इसीलिए अगर पूरे भारत को आप काउंट करते हैं तो K2 सबसे ऊंची चोटी। अगर आप इस विवादित हिस्से को हटा देते हैं तो सिक्किम में कंचनजंगा हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। तो किस किस के बीच विवादित है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड्स ऑफिस। एक राज्य का गवर्नर अपना ऑफिस कब संभालता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर जब तक चीफ मिनिस्टर का उस पर कॉन्फिडेंस है, जब तक वो उस पर विश्वास करता है, तब तक एक तरीके से एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जब तक कि मिनिस्टर्स की काउंसिल उस पर विश्वास मत बनाए रखती है। या फिर एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जब तक राज्य की विधायिका उस पर अपना विश्वास मत बनाए रखती है। स्टेट के गवर्नर की बात चल रही है, क्वेश्चन में क्यों लेके आए? क्योंकि अभी कल परसों की बात है, हमारे देश में जो कुछ राज्य हैं वहाँ पे गवर्नर्स को शिफ्ट किया गया, उनको रीसफल किया गया, कुछ नए अपॉइंट किए गए, जो कुछ पुराने थे उनको दूसरे स्टेट्स में भेजा गया। इनके साथ साथ एक यूटी में भी ऐसा किया गया। लिस्ट अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसके चक्कर में मैं आपके लिए पॉलिटी से क्वेश्चन लेके आया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो गवर्नर के बारे में जब हम बात करते हैं तो गवर्नर हमारे संविधान के पार्ट 6 में इसके बारे में बात की जाती है। पार्ट 5 हमारा स्टार्ट होता है 51 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक पार्ट 5 है। उसके बाद 152 से लेकर के 236 तक हमारा कौन सा स्टार्ट हो जाता है? पार्ट 6, जहां पे हम लोग राज्य की बात करते हैं। और जब इस राज्य की बात करते हैं तो 152 नंबर आर्टिकल में बात की जाती है स्टेट की डेफिनेशन की, कि एक स्टेट हम लोग किसे बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 152 में बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर की बात की जाती है। ये बोला जाता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर का होना बेहद जरूरी है, जिसको हम लोग राज्यपाल बोलते हैं। और अगर चाहे तो 2 स्टेट्स में एक गवर्नर भी रखा जा सकता है। ठीक है, 2 स्टेट्स में सेम गवर्नर हो सकता है। 153 में ये बात की जाती है। 154 में हम लोग बात करते हैं कि गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स की, यानी कि गवर्नर के पास क्या क्या कार्यकारी शक्तियां हैं, उन सब की बात की जाती है 154 में। 155 पे बात की जाती है इस गवर्नर के अपॉइंटमेंट की।
कि इसको अपॉइंटमेंट कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। 155 और 156 में बात की जाती है गवर्नर के टर्म्स की, इसके ऑफिस के टर्म्स की। अब इस टर्म्स में ही आता है आपके लिए क्या, कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक विश्वास मत बनाए रखा है राष्ट्रपति ने इस पे, तब तक यह अपना ऑफिस संभाले रखता है। जिस दिन राष्ट्रपति बोल देगा कि हाँ अब इसको गवर्नर नहीं बने रहना चाहिए, तो इसको अपना वहां पे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और यह अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, गवर्नर राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो 156 में जो टर्म्स की बात की गई है इसके, उसके अनुसार ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस। ठीक है, तो आपके लिए ये सारा का सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं कि कौन कौन से अभी हाल ही में रीसफल हुए हैं। आपके सामने एक लिस्ट है। आंध्र प्रदेश, इसके नए गवर्नर बन चुके हैं एस अब्दुल नजीर, नए अपॉइंटमेंट है। पहले यहाँ के थे विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़, जो विश्वभूषण हरिचंदन है जो पहले आंध्र प्रदेश के थे, अब उनको छत्तीसगढ़ का बना दिया गया है। और अनुसुईया यूकेई यहाँ के पहले गवर्नर थे, और अनुसुईया को अब मणिपुर का बना दिया गया है। यहाँ के लाग गणेशन पहले थे, लाग गणेशन को अब नागालैंड का बना दिया गया है। यहाँ के पहले प्रोफेसर जगदीश मुखी थे। और हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने शिव प्रताप शुक्ला, जो कि पहले आरवी आर्लेकर थे यहाँ पे। अब बिहार के बने हैं आरवी आर्लेकर, जो कि पहले हिमाचल के थे। और यहाँ के थे पहले कौन, फागू चौहान। फागू चौहान को अब कार्यभार दे दिया गया मेघालय का। यहाँ पे पहले थे बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा को अब बना दिया गया लद्दाख, यानी कि जो यूटी है उसका गवर्नर। एलजी ऑब्वियसली क्या बना देंगे, एलजी बना दिए गए हैं। और आर के माथुर यहाँ पे पहले हुआ करते थे। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, पहले रमेश बायस को महाराष्ट्र का बना दिया गया, जबकि पहले यहाँ पे कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी थे। और आसाम के बन चुके हैं गुलाब चंद कटारिया, पहले जब प्रोफेसर जगदीश मुखी थे। और सिक्किम के बन चुके हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, पहले यहाँ के कौन थे, गंगा प्रसाद थे। लास्ट में लद्दाख है, ये एलजी की बात हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यूटी में क्या होते हैं, हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल ही के अपॉइंटमेंट्स हैं आपके सामने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज सेट अप एट। सार्क क्या है, देखिए सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। जितने भी साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग रीजनल कोऑपरेशन यानी कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक एसोसिएशन को तैयार करते हैं, जिसका नाम रखा गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे, मतलब कमेंट करेंगे सारे के सारे लोग कि इसको कब फॉर्म किया गया था सार्क को। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं, 8 मेंबर्स हैं, 8 कंट्रीज जो कि साउथ एशिया की है। और उन कंट्रीज में से ही एक कंट्री है जिसकी राजधानी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो वो कौन सी है, काठमांडू। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है काठमांडू में इसके हेडक्वार्टर्स है। तो अब इस सार्क में 8 कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। साउथ एशिया है ये, साउथ एशिया में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक कंट्री है मालदीव्स, आप सभी को पता होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज है जो कि आपके सार्क में आती है। मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज। अगेन दिमाग में मैप बिठाएंगे नीचे से, मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज है जो कि सार्क में आती है, दक्षेस में आती है। और नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। जिस तरीके से सार्क है, ऐसे ही एक साउथ, अब यहाँ पे अब खत्म कर देंगे इसको, तो इसके बाद आगे स्टार्ट होता है साउथ ईस्ट एशिया। तो ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने ये सोचा कि हम लोग ये अपना एक गुट बनाते हैं, तो उसको बोला गया क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको क्या बोला गया, आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको बोला गया आसियान। इस आसियान में जो कंट्रीज आती हैं, जहां पे हमारा भारत खत्म होता है, इसके बाद इस कंट्रीज की शुरुआत होती है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं, जो आपकी 10 कंट्रीज होंगी आसियान में। ठीक है, 10 कंट्रीज हैं आपके आसियान में, जो इसके बाद स्टार्ट होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन एन ऑर्डर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको मैप की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में मैप बैठा हुआ है कि किस तरीके से कहाँ पे लोकेशंस क्या क्या है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 4 सिटीज है आपके सामने, बताना है कि नॉर्थ साउथ इनको आपको लगाना है। तो भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि। तो सबसे नीचे क्या आएगा आपका, केरला, और वहां पे क्या है, कोच्चि। तो कोच्चि सबसे लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद चेन्नई और हैदराबाद में कंफ्यूजन हो सकता है, भुवनेश्वर में नहीं होगा, क्योंकि इन चारों में से भुवनेश्वर सबसे ऊपर है आपका इस साइड में। तो भुवनेश्वर आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, जो कि 1 नंबर पे। उसके बाद तमिलनाडु और
हैदराबाद यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना तमिलनाडु से कुछ ऊपर है थोड़ा सा, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, थर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 यानी कि चेन्नई। 1324, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 1324, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है 1324। चाहे तो हम इसको मैप में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। पीछे इंडिया का मैप है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपका उड़ीसा भुवनेश्वर यहाँ पे आ जाएगा, आपका हैदराबाद तेलंगाना यहाँ पे आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में था पहले लेकिन अब तेलंगाना में चले गया, उसका चेन्नई यहाँ पे होगा, और कोच्चि आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से आपका सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीचिंग मुद्रा और जेस्चर इन विच द बुद्धा इज डिपिक्टेड डिलीवरिंग हिज फर्स्ट सर्मन इन द गांधारा स्कल्पचर्स। गांधारा स्कल्पचर्स में बुद्धा को एक जो उनका एक स्टैचू है उसमें उनकी मुद्रा किस तरीके से डेपिक्ट की गई है, जिसमें वो लोग, जिसमें बुद्धा क्या कर रहे हैं, अपना पहला सरमन देते हुए दिखाई, पहला उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। तो वो मुद्रा कौन सी कहलाती है आपको बताना है। इन्होंने अपनी पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, जब इनको एनलाइटमेंट हुआ था। उसके बाद सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और किस मुद्रा में दिया था वो मुद्रा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से दिखाई देती है, ये है वो मुद्रा। ठीक है, यह मुद्रा में ऐसे दिखाया गया है कि अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, धर्म चक्र। तो ये धर्म के व्हील को, व्हील ऑफ धर्मा को शो कर रहा है इनकी यह मुद्रा, ऐसी चीज यहाँ पे बताई जाती है। ये जो इनका साइन दिख रहा है, ऐसा बताया जाता है कि यह धर्म ऑफ व्हील ऑफ धर्मा को शो कर रहा है। तो ठीक है, ये कौन से स्कल्पचर्स में है, यह गांधार स्कल्पचर में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गंगा इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है, गंगा नीचे आकर के उत्तराखंड में एक प्लेस है जहां पे आकर गंगा बनती है। तो गंगोत्री से क्या निकलती है और कौन कौन सी नदियों का संगम होने के बाद यह नदी गंगा नदी कहलाती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक मैप दिखाता हूँ आपको, आपसे पूछा जा रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, जिसके बाद ये गंगा बनती है। देखिए यह आपका क्या है, बद्रीनाथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका गंगोत्री है। तो गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी नदी, ठीक है, और यहाँ है आपका बद्रीनाथ, यहाँ से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नीचे आती है इस पॉइंट पे, यहाँ पे बोलते हैं विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं धौलीगंगा। धौलीगंगा अलकनंदा मिलती है विष्णुप्रयाग में। उसके बाद भी ये क्या कहलाती है, अलकनंदा ही कहलाती है। ये चलती चली आती है नीचे। उसके बाद आता है यहाँ पे एक नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी इससे। तो अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, नंदप्रयाग में मिलती है। उसके बाद भी अलकनंदा कहलाती है। उसके बाद जब नीचे आते हो यहाँ पे मिलती है पिंडर गंगा। तो पिंडर गंगा कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा मिलती है। उसके बाद नीचे आती है फिर भी अलकनंदा कहलाती है। तो यहाँ पे जब आती है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में से मिलती है केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी। तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में। फिर ये नीचे आती है तो यहाँ पे मिलता है आपको देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगोत्री से भागीरथी आती है और यहाँ से अलकनंदा आती है, फिर जाके इनका संगम होता है और यहाँ से सम्मिलित रूप से कहलाती है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम, एक गंगा नदी बनती कहाँ से है, देवप्रयाग से बनती है। ठीक है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये 5 प्रयाग हो। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी बनती है। तो कहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर हम लोग, देवप्रयाग, जो कि आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। One of the common forms of representing remote sensing data as information in the form of, देखिए मैप्स कई तरीके के होते हैं। तो एक ऐसा मैप होता है जहाँ पे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। तो इस वाले मैप को क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थेमेटिक मैप्स बोलते हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग के माध्यम से डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे शो करने का ट्राई किया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जहाँ पे आपको बाउंड्रीज क्लियरली दिखाई देती है, किसी भी रीजन की बाउंड्रीज जहाँ पे दिखाई देंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। समझ रहे हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, तो मैप्स के बारे में ही है, ज्यादा उतना कुछ है नहीं इसमें बताने ऐसा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड द अनदर स्टेट एंड द यूनियन इज। कौन से भारत के संविधान के आर्टिकल में बताया गया है, बात की गई है स्टेट, कोई भी 2 स्टेट जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे या फिर स्टेट और यूटी आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो वह किस लैंग्वेज में होगी, यह बात कौन से आर्टिकल में की गई है। आर्टिकल नंबर 345 हमें यह बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए बात करने की यूनियन के साथ, यानी केंद्र के साथ। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ये आपको आर्टिकल नंबर 345 में बताया गया। लेकिन 346 यह बताता है कि कोई भी 2 स्टेट्स अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, या फिर यूटी और स्टेट्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज किस लैंग्वेज में बात करेंगे, यह क्या होगी, यह बात की गई है 346 में। और यहाँ पे यह बताया गया है कि वह लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पे वो लोग किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में बात कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 346 में इस तरीके की बात की गई है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स, फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे आधारित है, किस सिद्धांत पे काम करती है। देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक पास्कल का नियम होता है। पास्कल का नियम क्या बोलता है, पास्कल का नियम यह बोलता है कि जब भी मान लो कहीं पे कोई द्रव भरा हुआ है, किसी पिंड के अंदर है, कहीं पे कोई द्रव भरा हुआ है, तो जब आप उस पे किसी भी तरफ से उसमें प्रेशर मारते हैं तो वह जो द्रव का दाब होगा, अब आपने प्रेशर मारा तो दाब लगा उस पे, वह दाब या वह बल सभी दिशाओं में पानी के अंदर या जल द्रव के अंदर समान रूप से संचरित होता है। इसका एक एग्जांपल आपको बताया जाता है हमेशा। मान लो एक यह टैंक या कुछ भी समझ लीजिए आप इसको, इसमें लगे हुए हैं ये पिस्टन, ठीक है, इस तरीके से पिस्टन लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे पिस्टन है, ये आपके पिस्टन लगे हुए हैं यहाँ पे, इसके अंदर भरा हुआ आपका कोई लिक्विड या कोई द्रव भरा हुआ, ठीक है, बंद है पूरी तरीके से। जैसे आपने यहाँ पे प्रेशर मारा इसके ऊपर, जैसे आपने प्रेशर मारा तो एक प्रेशर है यहाँ मारेगा, तो इसके अंदर अब आप देखेंगे तो जो यह प्रेशर इसके अंदर फोर्स लगा है, दाब लगा, वह सभी दिशाओं में संचरित हो जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी, सारे जगह संचरित होगा और सेम अमाउंट में, यानी कि जितना दाब यहाँ होगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, तो यह फोर्स सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यही बोलता है पास्कल का नियम। इसी की वजह से क्या होता है, जैसे आप इसको प्रेशर मारेंगे नीचे पिस्टन को, तो बाकी के 3 पिस्टन बाहर खुलेंगे और तीनों के तीनों बराबर मात्रा में बाहर खुलेंगे, जितना बाहर ये आएगा उतना ही बाहर ये आएगा और उतना ही बाहर आपका ये वाला आएगा। तो इसको बोलते हैं पास्कल का नियम। इसी पे आधारित होती है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या किया जाता है, बेसिकली इस तरीके से एक सिस्टम बना होता है, ठीक है, यह एक सिस्टम होगा जहाँ पे इस तरफ कोई भी भारी चीज रखी होगी और इस तरफ कोई भी हल्की चीज रखी होगी और यहाँ पे लिक्विड भरा होगा बीच में। अब यहाँ से जो जिसका एरिया कम है, यहाँ पे प्रेशर मारा जाता है इस तरीके से, और जैसे ये प्रेशर मारते हैं तो जो भारी चीज जो कि बड़े वाले एरिया में रखी हुई है यह ऊपर उठ जाती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसको ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ प्रेशर मारेंगे तो इससे यह ऊपर उठ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे कम एरिया में मारने से ज्यादा एरिया वाला कैसे उठ गया। पी का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A होता है। एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम मारना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा तो आपको प्रेशर इसके लिए कम मारना पड़ेगा, और यहाँ जैसे आप प्रेशर मारेंगे तो समान रूप से संचरित होगा और ये ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। तो यह हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कि पास्कल के नियम पे आधारित है, पास्कल के सिद्धांत पे यह आधारित है। आगे बढ़ते हैं। फाइग्नोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द। फाइग्नोमैनोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर को नापता है, यह ये कहाँ पे नापता है, इनमें से किस में नापता है, वीन्स, आर्टरीज, आइस या साइनोवियल। अब वीन्स, आर्टरीज, आइस तो है नहीं ऐसा कुछ, साइनोवियल तो फ्लूइड होता है, तो ये भी नहीं है, तो इन दोनों में से एक आंसर है। तो अब क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं 3, कौन सी, आर्टरी, वीन्स, और एक आर्टरी होती है, एक वीन्स और एक कैपिलरी होती है, 3 होती है। अब जैसे आपका हार्ट होता है, मानो का हृदय होता है, हृदय का लेफ्ट साइड में यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में पे हृदय होगा। हृदय के पास में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उनको बोलते हैं क्या, आर्टरीज, जो आपके हृदय के पास यहाँ पे पाई जाएंगी, इसके आसपास। तो यहाँ पे जो होंगी वो आपकी आर्टरीज होंगी। जो आपके लिम्स में यानी कि हाथ में यहाँ पे या आपके पाँव पे पाई जाएंगी उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं वीन्स। और कैपिलरी आपके बिल्कुल टिप्स पे यहाँ पे पाई जाती है, जो यहाँ पे नस दिखती है ना आपको, उंगलियों पे, पाँव की उंगलियों पे, हाथ की उंगलियों पे, उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। तो आर्टरीज होती हैं यहाँ पे आपके चेस्ट के आसपास, वीन्स होती हैं आपकी यहाँ पे, कहाँ पे, आपके लिम्स में, हाथों में या फिर पाँव में। और ब्लड प्रेशर जब हम नापते हैं फाइग्नोमैनोमीटर से, कहाँ पे लगाया जाता है, ऑब्वियसली यहाँ लगाया जाता है। और लिम्स में क्या होती है, आपकी वीन्स होती है, तो वीन्स में आपके ब्लड प्रेशर को नापा जाता है फाइग्नोमैनोमीटर से, ठीक है। इस चीज को समझना था। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, आपका हृदय, मानव हृदय, जो कि ब्लड को केवल पंप करने का काम करता है। इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड को पंप करता है आपका हृदय 2 बार। एक बार जब आपका बॉडी से लंग्स की तरफ आपका ब्लड जा रहा होता है, दूसरी बार जब आपका ब्लड लंग्स से बॉडी की तरफ आता है तो वहां पे दूसरी बार उसको डबल सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि यह डबल सर्कुलेशन करता है। कौन, आपका मानव हृदय। अब ब्लड प्रेशर की बात चल रही है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। ये आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। ये क्या होता है आपका सिस्टोलिक, और नीचे वाला होता है आपका डायस्टोलिक। डायस्टोलिक ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बोलते हैं, जैसे आप फाइग्नोमैनोमीटर देखा होगा, जब उसको दबाया जाता है इस तरीके से तो वहां पे पारा ऊपर की तरफ उठता है। जैसे वो ऊपर की तरफ उठता है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डॉक्टर को वो बीट सुनाई देगी आपके हृदय की, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे आपको वो बीट, मतलब डॉक्टर को बीट सुनाई देगी, तो ये ऊपर वाला होता है। तो इसको छोड़ना शुरू करता है, जैसे छोड़ते हैं तो जिस बीट पे, जिस पॉइंट पे वह बीट सुनाई देना बंद होती है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो इस हिसाब से आपका प्रेशर मेजर किया जाता है।
135 और 1110 अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये माना जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या 100 और 60 माइनस हो जाए तो ऐसा माना जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये होता है आपका ब्लड प्रेशर। जो आपका हृदय है वो आपके दो साउंड करेगा, एक लब और एक डब। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एक लब और एक डब। लब साउंड कब करता है? जब आपका हृदय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां पे लब साउंड होगी जो कि 0.5 सेकंड्स के लिए होती है। डब साउंड तब करेगा जब आपका हृदय रिलैक्स कर रहा होगा, ऐसे बाहर की तरफ आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डब साउंड, जो कि 0.3 सेकंड्स के लिए होती है। लब और डब, जिस साउंड पे लब कर रहा है यानी कि जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। और जहां पे ये होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? डायस्टोल। इसको सिस्टोल बोलते हैं। इस लब साउंड पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था आपका हृदय, उसको सिस्टोल बोला जाता है, इसलिए सिस्टोलिक पॉइंट है। जिस पे डब कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायस्टोल पॉइंट बोलते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इस तरीके से बनता है। और आपका टोटल कितना होगा? 0.8 सेकंड, यानी कि आपका जो कार्डियक साइकिल होता है, हृदय में बीट का जो साइकिल होता है 0.8 सेकंड्स का होता है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। अब 0.8 सेकंड का एक कार्डियक साइकिल है तो 60 सेकंड में कितने कार्डियक साइकिल लगेंगे? लगभग 72। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो हृदय है 72 बार धड़कता है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड के अंदर 72 बार धड़कता है। और एक बीट पे कितना करता है आपका? कितना, मतलब 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि आपका हृदय आपके पूरे बॉडी के ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, जो कि 5040 ml है। 5.5 ml आपकी बॉडी में ब्लड होता है और 5040 ml यह 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पंप कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल पंपिंग स्टेशन बोलते हैं आपके हृदय को। तो इतनी जानकारी आपको हृदय से मिलती है, लगभग पूरी ही मिल गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये होता है आपका फाइग्नो मैनोमीटर। इसको दबाया जाता है, फिर आपका पॉइंट ऊपर जाता है, जहां पे रुक जाएगा वहां पे सिस्टोलिक, फिर इसको छोड़ेगा और नीचे आएगा, जहां पे रुक जाएगा उसको डायस्टोलिक बोलेंगे। सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज हार्ट रेस्ट? अब आपका हृदय रेस्ट कब करता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जब वो रिलैक्स हो रहा है, उसके बीच में थोड़ी सी देर के लिए वो क्या करता है? वहां पे रेस्ट कर लेता है। तो बिटवीन 2 बीट्स, 2 बीट्स के बीच में क्या होता है? वो हमेशा रिलैक्स करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूरे बॉडी में आपके एक हृदय है जो कि आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, बाकी सारी चीजें आपके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीचिंग मुद्रा और जेस्चर? ये तो आपको बता दिया था, धर्मचक्र। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वीर बाल दिवस वाज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन? वीर बाल दिवस, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार 2022 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया। और कब किया गया था? 26 दिसंबर को किया गया था। यह 14 नवंबर वाला बाल दिवस नहीं बल्कि वीर बाल दिवस है, जो कि 26 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा। साहिबजादा जो कि आपके सिख धर्म में थे, उनके शहीदी को याद करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 26 दिसंबर को। जो गुरु नानक गोविंद सिंह है, इनके बेटे हुआ करते थे 4, जिनको साहिबजादा बोलते थे। उनमें से 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनके शहादत के उपलक्ष्य पर ही इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, कोमेमोरेट किया जाएगा वीर बाल दिवस के तौर पे 26 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत? ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ये इसके ऑथर कौन है? ये नवंबर के टाइम पे, नवंबर 2022 में ये बुक चर्चाओं में आई, क्योंकि जिन्होंने भी इस बुक को लिखा है, इसमें जो आज़ादी के लिए कुछ लोग थे, जिसमें मैन वुमेन दोनों थे, उनके बारे में 15 स्टोरीज का एक तरीके से कंपाइलेशन है। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत ये किसने लिखी है? विक्रम संपत, जो कि एक बेहद फेमस राइटर है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। आगे, रिसेंटली विच कंट्री पास्ड न्यू ट्रांसजेंडर बिल दैट अलाउज एनीवन टू चेंज जेंडर एज 16 एंड अबव? अभी हाल ही में एक कंट्री है जिसने क्या किया, अपने यहाँ पे एक लॉ पास किया कि 16 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति, बच्चा, मतलब जो भी है एडल्ट, वो क्या कर सकता है? अपने जेंडर को वहाँ पे चेंज कर सकता है। और ये न्यू ट्रांसजेंडर बिल वहाँ पे पास किया गया, अब बिना मेडिकल सुपरविजन के भी कर सकते हैं। तो कहाँ पे किया गया इसको? अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में इसको किया गया है। स्पेन में क्या है आपका? मैड्रिड, करेंसी यहाँ की यूरो है और यहाँ पे इस चीज को किया गया स्पेन। अभी 46 कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर लगा हुआ है, जिसकी थीम कंट्री कौन है? स्पेन है। हमारे भारत में इस बार लगा हुआ है, तो उसकी थीम कंट्री है ही कौन? है स्पेन। और 2025 में जब स्पेन में इंटरनेशनल बुक फेयर लगेगा तो उस टाइम पे जो थीम कंट्री होगी वो कौन होगी? इंडिया होगी। ये बात भी अभी यहाँ पे की गई है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। आगे देखते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन है आपके आज के सेशन में। कैसा लगा आपको ये सेशन? मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको। आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके एग्जाम तक ऐसे ही क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बताते रहेंगे हम लोग, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।